जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और हमारे मंच पर उपस्थित सरकार ने पार्टी की सरकार ने पिछले वर्ष की आरक्षण संबंधी कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसमें फिर बीएसपी में ही की सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी वर्षों से सहायता की थी। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों के लिए सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया। जब बीएसपी पावर में थी, इंडिया में पहली बीएसपी की सरकार थी जिस सरकार ने तो SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। पदोन्नति में आप लोगों को मालूम है कि जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को फाड़ दिया था और बिल को पास नहीं होने दिया। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहती हूँ हापुड़ जिले के लोगों को, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोई कर दिया गया सपा सरकार ने। भीमनगर का नाम बदलकर संबल कर दिया। छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया गया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन किया गया। सपा सरकार में ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया गया। लखनऊ का नाम बदलकर जिससे हथिया लिया जा सके। ये है यादव के अम्बेडकरवादी सोच है। आप लोग समझ सकते हैं कि सपा सरकार में किस तरीके से वीकर सेक्शन की उपेक्षा की गई है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही इस काल में सही से विकास व काम आगे नहीं हो सका है। पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपेक्षित महसूस करता रहा। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो पूरे देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने तो जनता की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं। और ऐसा लगता है चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी
केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी रहे और अभी भी परेशान है। और देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। कांग्रेस की आप लोगों को मालूम है कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही। यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, रोटी रोजी के लिए लोग पलायन करके चले गए। और उसके बाद जब चाहे सपा पावर में आई हो, चाहे बीजेपी पावर में वर्तमान में चल रही है, तो इन सभी पार्टियों की सरकारों में रोटी रोजी के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा, क्योंकि जब यहाँ की सरकारों ने रोटी रोजी के साधन नहीं दिए तो उनको पलायन करना पड़ा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की ही अकेली एक ऐसी सरकार थी कि इस सरकार में ना तो लोग पलायन करके गए बेरोजगार लोग, बल्कि जो दूसरे राज्यों में रोटी रोजी के लिए चले गए थे वो भी वहाँ से पलायन करके अपने नेटिव स्टेट में, अपने खुद के प्रदेश में इधर वो आ गए थे। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों वर्ष शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनत कर लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वो कार्य फिर से जब हमारी सरकार बन जाएगी तो वो कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है। जब बीएसपी यहाँ पावर में रही, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है, लेकिन इनके सम्मान में जब बीएसपी पावर में आ जाएगी, उन्हें पावर में आ जाएगी तो फिर इनके सम्मान में आगे भी कोई कमी नहीं आगे की जाएगी। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों और विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और यूपी के लोगों को मालूम है कि जब मेरी सरकार थी और पुलिस में भर्ती हुई और विभिन्न विभागों में भर्ती हुई, तो बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो नवयुवक लोग थे बेरोजगार, उनको रोटी रोजी के साधन मिले बिना किसी रिश्वत के, उनकी बड़े पैमाने पर भर्ती की गई। आगे भी इनका पार्टी पावर में आ जाएगी लेकिन इनकी पूरी तैयारी के बावजूद भी उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं होगी। हमारा सहयोग करने के सहयोग का ख्याल किया। पहले सपा उसके बाद सपा पावर में आए, बीजेपी पावर में आए, लेकिन लगभग एक दशक बाद इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का होकर अब पूरा भी हो जाना चाहिए। पक्षक उठाना स्वाभाविक है, ये केवल इनके चुनावी हथकंडे हैं। इस काम को जमीनी तौर पर अमली जामा नहीं करना। और ये जो मैंने कुछ कामों का जिक्र किया जो बड़े बड़े काम थे और इससे बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी के लोगों को रोटी रोजी के साधन मिल जाते। ये जो यदि उस समय
सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार इन कार्यों में रोड़े नहीं लगाती तो मेरे ख्याल ये सारे काम शुरू हो जाते और पश्चिमी यूपी के लोगों को बड़े पैमाने पर यहाँ रोटी रोटी के साधन मिलते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और बाद में सपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी केवल वो फाइलें ही घुमाती रही। और जब अब चुनाव नजदीक आ गया, यूपी का जैसे ही चुनाव नजदीक आने वाला था तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करके कि हम शिलान्यास करके हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। यदि इनकी नीयत साफ होती तो 5 साल के अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का भी पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ आपके मेरठ मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद हैं। हमारे मेरठ मंडल के बीएसपी के प्रत्याशी तो यहाँ आपके सामने इधर मंच पर मौजूद हैं। मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है कि मेरठ मंडल के बीएसपी के इन सभी प्रत्याशियों को आप लोग वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको आप लोग जरूर जिताएंगे। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना। यहाँ सभी धर्मों वर्गों के लोगों का भी सही से विकास का उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध है, भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास वातावरण भी पैदा हो सकता है तथा तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही मेरा यही कहना है कि अब आपको जो मैंने एक नारा दिया है, अब आपको हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। और मैं आप लोगों को इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अब वोट पड़ने के लिए समय बहुत कम रह गया है, तो वोट पड़ने तक तो विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद हथकंडे इस्तेमाल करके तो आप लोगों को गुमराह करने का विरोधी पार्टियां प्रयास करेंगी। लेकिन आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को तो मेरठ मंडल की जितनी विधानसभा की सीटें हैं, हर विधानसभा में तो हमारी पार्टी ने जो पोलिंग बूथ की कमेटी बनाई है, तो हर पोलिंग बूथ की कमेटी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सेक्टर और विधानसभा की कमेटी की देखरेख में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करें। और मैं खास तौर से विधानसभा की कमेटी को, सेक्टर की कमेटी को और पोलिंग बूथ की कमेटी से मैं पुरजोर अपील करती हूँ, यदि आप लोग इस चुनाव में अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभा लेते हैं तो फिर हमारा उम्मीदवार कोई भाग नहीं पाएगा। सारे के सारे उम्मीदवार को चुनाव जरूर जीतेंगे।
और जब हमारी पार्टी के मेरठ मंडल के उम्मीदवार जीतेंगे तो उसका श्रेय तो मैं पार्टी के वरिष्ठ लोगों को नहीं दूंगी, इसका श्रेय मैं उम्मीदवारों को नहीं दूंगी। इसलिए मेरा पोलिंग बूथ की कमेटी के लोगों से खास दरखास्त है कि आप लोग का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएं। मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.